हमारा विषय रहेगा मूल अधिकार। मैं सुरेश भारद्वाज, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दाखड़वास, जिला भिवानी। तो बच्चों, आज हम भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान है किसी को कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं? कोई मुझे अपना विचार व्यक्त करके बताएगा? ये सभी जानते हैं कि हमें आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली। उससे पहले हमारा देश किसके अधीन था? अंग्रेजों के। लेकिन जब हम आजादी की ओर अग्रसर हुए, उस समय हमारे देश के लोगों ने मिलकर एक संविधान सभा बनाई और उस संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसा संविधान बनाया जो कि हमारे भारत के निवासियों के लिए था और उसमें कुछ विशिष्ट अधिकारों का समावेश किया गया, जिन्हें हम मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहते हैं। क्या है ये मूल अधिकार और क्यों जरूरी हैं? कहां इनकी व्यवस्था की गई है? तो आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये भारत के संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन किया गया है। भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग 3 है, जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी भाग में सारे मौलिक अधिकारों की पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। हमारे संविधान निर्माता इन मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से प्रभावित रहे, यानी इन मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए हमें अमेरिका के संविधान से मदद लेनी पड़ी। और हमारे संविधान में सबसे ज्यादा विस्तृत अध्ययन इन मूल अधिकारों का है। अमेरिका में के संविधान में भी इतनी ज्यादा व्यवस्था या इतना ज्यादा विस्तृत अध्ययन मूल अधिकारों का नहीं है। तो अब हम ये देखेंगे कि इनको मूल अधिकार नाम क्यों दिया। मूल अधिकार नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इन अधिकारों के लिए नागरिकों को भारतीय संविधान ने गारंटी दी है कि ये मूल अधिकार व्यक्ति को मिलने चाहिए और इन्हीं मूल अधिकारों का प्रयोग करते हुए व्यक्ति अपना बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास कर सकता है। यदि भारतीय संविधान में इन मूल अधिकारों की व्यवस्था नहीं होती तो आप देखिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपना इतना ज्यादा विकास नहीं कर सकता था। तो आइए हम इन मूल अधिकारों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। जब संविधान लागू हुआ उस समय आरंभिक समय में 7 मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे। कौन कौन से? पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
पांचवा, शिक्षा संस्कृति का अधिकार। छठा, संपत्ति का अधिकार। और सातवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रारंभिक समय में ये 7 मौलिक अधिकार हमें दिए गए थे, लेकिन समय के साथ संवैधानिक संशोधन होते गए और उसके पश्चात एक मौलिक अधिकार जो हमारा संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसे 1978 में 44वें संशोधन विधेयक के तहत मौलिक अधिकारों की सूची से इसको हटा दिया गया और इसको किसमें शामिल किया गया? संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत केवल कानूनी अधिकार, इसको कानूनी अधिकार मान लिया गया है। ये अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। तो कितने मौलिक अधिकार बच गए हमारे हाथ में? फिर 6। अब हम इन 6 का विस्तृत अनुच्छेद वाइज अध्ययन करेंगे। ठीक है, यदि आपको पहले इनके अनुच्छेद के तहत बताऊं तो जो हमारा समानता का जो अधिकार है ये संविधान के अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, शिक्षा और संस्कृति 29 और 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। ये जो संपत्ति का अधिकार था ये किसके तहत था? 31 के तहत था, जो कि हटा दिया गया है। तो 31 खाली होगा। कितने हो गए हमारे? 6 मौलिक अधिकार। तो अब हम विस्तृत रूप से जो हमारा पहला समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18, उसका आपको विस्तृत अध्ययन समझाते हैं। याद करने के लिए और इसको समझने के लिए बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाऊंगा मैं। देखिए, कौन सा है हमारा पहला है मौलिक अधिकार? समानता का। पहला है हमारा समानता का अधिकार। देखिए, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? 14 से 18। कहने का मतलब हम 14, 15, 16, 17 और 18 5 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। पहला जो अनुच्छेद 14 है वो क्या कहता है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं। विधि मतलब कानून, कानून के समक्ष सभी समान हैं। समझ में बात? अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष सभी समान हैं, चाहे वो भारत का कोई व्यक्ति क्यों ना हो। उसके साथ किसी प्रकार का अमीर गरीब, किसी राज्य में रहने वाला, उसके साथ कानून कोई भेदभाव नहीं करेगा। अमीर गरीब का, छोटे बड़े का, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं। विधि जो है वो सबको समान समझेगी। समझ में आई बात? उसके बाद किसी प्रकार का इस अनुच्छेद 15 में साफ तौर से ये बताया है कि हमारे देश में बहुत सारे धर्मों के और बहुत सारे जातियों के बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ये है धर्म
मूल वंश, जाति, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, पर भेदभाव की समाप्ति। कितने अनुच्छेद हो गए हमारे? 2। 14 के अंतर्गत कानून के समक्ष सभी समान, और 15 अनुच्छेद के तहत धर्म, मूल वंश, जाति, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। चाहे वो किसी धर्म को मानता हो, किसी भी जाति से हो, कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसका मतलब यह है कि जितने भी सरकारी नौकरियां, व्यवसाय होंगे, उसमें उनको नियुक्त करते समय सभी व्यक्तियों को अवसर दिया जाएगा। कोई भी नौकरी चोरी छुपे किसी विशेष वर्ग, किसी विशेष व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी। यानी यदि एक भी वैकेंसी होगी कहीं सरकार के पास, तो उसको ओपन करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, और उसके लिए जो योग्य व्यक्ति है वो अपना आवेदन कर सकता है। तो ये है अवसर की समान। उसके पश्चात प्राचीन समय जब आजादी नहीं मिली थी, समाज कई वर्गों में बटा हुआ था, तो उस समय कुछ समय में एक छुआछूत, अस्पृश्यता आदि का बोलबाला रहा था। लेकिन मूल अधिकारों में इस अस्पृश्यता की समाप्ति कर दी गई। अनुच्छेद 17 के तहत कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, रंग भेद के आधार पर उसे छोटा साबित नहीं किया जा सकता, या किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि हम आपको नहीं छू सकते। अस्पृश्यता की समाप्ति कर दी गई। और अनुच्छेद 18 ये कहता है कि उपाधियों का अंत। उपाधि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले अंग्रेज भारतीयों को खुश करने के लिए किसी को राय बहादुर, किसी को जंग बहादुर, राय साहब, कैप्टन, इस प्रकार की उपाधियां देकर उसे खुश करते थे। लेकिन मूल अधिकारों में अनुच्छेद 18 के तहत यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार की कोई उपाधि वैलिड नहीं होगी। केवल शिक्षा, साहित्य, खेल, सामाजिक कार्य, इनके क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति उल्लेखनीय कार्य करता है तो उसे उपाधि, डिग्री दी जा सकती है। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में कोई करे, डॉक्टर, टीचर, साहित्य में बहुत अच्छा साहित्य लिखने वाले को ज्ञानपीठ पुरस्कार, खेल में सर्वोच्च खेल दिखाने वाले को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, सामाजिक कार्यों के लिए भी पुरस्कार दिए जा सकते हैं। लेकिन वो केवल वहां तक ही सीमित होंगे, उनका सामाजिक रूप से प्रचार प्रसार नहीं किया जाए। तो पहला जो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18, उसके अंदर कितने हो गए अधिकार हमारे? 5। क्या? कानून के समक्ष सभी समान। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लोक नियोजन में अवसर की समानता मिलेगी, अस्पृश्यता नहीं होगी, और उपाधियां का अंत। तो ये हमारा पहला मौलिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में हमें दिया गया है। अब हम अपना दूसरा कौन सा है हमारा? स्वतंत्रता का। हम स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में आपको समझाते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार।
अनुच्छेद 19 से 22। तो देखिए अब 19, 20, 21, 22 इसके तहत कितने मिले? 4। लेकिन ये जो 19 है ये सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके तहत आपको अभिव्यक्ति, इसको हम कह सकते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब होता है आप अपनी बात को रख सकते हैं, और वो कैसे रख सकते हैं? बोलकर रख सकते हैं। पहले, दूसरा, याद करिए क्या और स्वतंत्रता हो सकती है? सबसे पहले तो आप अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और यदि कोई भी आप किसी विषय के ऊपर विचार व्यक्त कर सकते हैं, किसी समस्या के ऊपर अपना ओपिनियन दे सकते हैं, या यदि कोई कार्य गलत हो रहा है तो उसका विरोध आप कर सकते हैं। तो ये होगी आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके पश्चात और क्या कार्रवाई कर सकते हैं आप स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत? ठीक है, आपने अभिव्यक्ति बोल दिया, लेकिन जब एक व्यक्ति हो ना बात बने तो क्या करते हैं फिर? बहुत सारे। तो हम क्या करेंगे? कोई सम्मेलन की भी हमें स्वतंत्रता है कि बहुत सारे व्यक्ति हम इकट्ठा हो सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। यहां हम अकेले या हम बहुत सारे लोगों के साथ भी, जैसे धरना प्रदर्शन करते हैं, हम गरीब पे नारेबाजी करते हैं भाई हमारी बातें मानी जाएं, तो वो बहुत सारे इकट्ठे हो गए। और उसके बाद क्या? इसी के अंदर तीसरा, घूमने फिरने की। पूरे भारत में आप पूरी स्वतंत्रता के साथ घूम सकते हैं। वर्तमान समय में आप, पहले अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। तो अब हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम बिना किसी रोक टोक के आबाद रूप से घूम फिर सकते हैं, यात्राएं कर सकते हैं, दर्शनों के लिए जा सकते हैं, पर्यटन का मतलब लुत्फ उठा सकते हैं। चौथा, क्या कर सकते हैं? यदि हम भारत के किसी भी राज्य में बसना चाहें तो बसने की भी हमें आजादी है, निवास बस जाने की भी रह सकते हैं। हमें हमारे ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है। और पांचवें, कोई आप में से भी तो बताएं मुझे कोई नई बात, और कौन सी स्वतंत्रता रहेगी? बताइए। रोजगार नहीं चाहिए सबको, नौकरी नहीं चाहिए, रोजगार, व्यवसाय, करने की आजादी। ये भी हमें अनुच्छेद 19 के तहत मिली है। एक और है, बस जाने की, अभिव्यक्ति की हो गई, सम्मेलन की हो गई, घूमने फिरने की हो गई, बस जाने की हो गई, रोजगार हो गई। एक और बच गई, लगाओ, सोचो कि कौन सी स्वतंत्रता और आपकी अभिव्यक्ति में मदद कर सकती है। जानबूझ के छोड़ा था मैंने बीच में एक बार। संघ या समूह बनाने की आजादी आपको प्रदान की गई है। देखिए तो अनुच्छेद 19 कितना महत्वपूर्ण है।
आपको 6 प्रकार की आजादी दी गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की आजादी, बस जाने की, निवास करने की, रोजगार व्यवसाय करने की और संख्या समूह बनाने की। ये कौन से के तहत है? 19। अब हमारा अगला इसका पार्ट स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 20 आता है और ये 20 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे? किसी भी व्यक्ति से अनजाने में जानबूझकर अपराध हो जाता है तो उस अपराध के समय किए जाने पर भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों में क्या व्यवस्था करता है वो हम अनुच्छेद 20 के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्या है वो व्यवस्था? देखिए, अनुच्छेद 20 अपराध सिद्धि के विषय में, अपराध सिद्धि के विषय में यानी कि दोष सिद्धि के विषय में क्या करता है? दोष सिद्धि के विषय में अधिकार दोष सिद्धि के विषय में कि आपने कोई क्राइम, अपराध 2017 में किया, किसी व्यक्ति को आपने पीटा, मारा 2017 में, तो आपको जो सजा है भारतीय कानून के तहत 2017 में जो कानून व्यवस्था है उसके अंतर्गत ही आपको सजा दी जाएगी। यदि 2019 में कानून बदला है, सजा में परिवर्तन किया गया है और आपने अपराध 2017 में किया है और 2019 में उसकी सजा को बढ़ाया गया है, लेकिन आप पर लागू 2017 के कानून होंगे। भारतीय सरकार, विधानमंडल कोई भी दोष साबित करने वाले को, जिसको दोष साबित होता है, उसको सजा वर्तमान कानून के समय नहीं दे सकती। क्या आधार पर नहीं दे सकती? उस समय जो कानून था उसके अनुसार उसको सजा मिलेगी। कई बार क्या है कि पुराना कानून है और उसमें आज को संशोधन किया गया, तो वो संशोधन आज की तारीख से ही लागू होगा, पीछे किए गए किसी अपराध के लिए लागू नहीं होगा। और एक आपने बहुत सी कॉमन बात सुनी होगी, कौन सी? कोई बताएगा अपराधी के विषय में? नहीं। यदि आपने कोई अपराध किया है तो उसके लिए आपको एक बार ही सजा मिलेगी। आपको बार बार सजा नहीं दी जा सकती। यदि आपने कोई क्राइम किया है, कोई अपराध किया है, तो उसके लिए एक बार ही सजा मिलेगी। एक और इसी के तहत व्यवस्था है क्या कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे कोई क्राइम हो जाए, पुलिस पकड़ के ले जाए, उसको टॉर्चर करे और ये कहे कि तू इस बात को स्वीकार कर कि तूने अपराध किया है, जबकि उसने नहीं किया हो, तो उस अवस्था में ये अनुच्छेद 20 उसकी रक्षा करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके स्वयं के खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये अनुच्छेद आपका 20 दोष सिद्धि के विषय में अधिकार। अब हमारा आता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण, जान, दैहिक आपका शरीर। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को
उसके जीवन और उसके शरीर की रक्षा की गारंटी देता है कि आपकी जान को, आपके शरीर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। केवल सिर्फ एक अवस्था में जब उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी व्यवस्था या न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार मुकदमा चलाकर यह साबित हो जाए कि इस व्यक्ति की जो प्राण और दैहिक है वो स्वतंत्रता देश के लिए खतरा है, उस अवस्था में व्यक्ति को सजा दी जा सकती है, उसके शरीर और प्राण लिए जा सकते हैं। गंभीर अपराध की श्रेणी में नरसंहार, यानी कोई व्यक्ति इतने ज्यादा मर्डर कर दे, खून कर दे और समाज के लिए वो खतरा बन जाए, तो उसके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा चलेगा, जिरह होगी, सुनवाई होगी, सारे एविडेंस उसके सामने होंगे, उसके बाद ही न्यायालय प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छीन सकता है। इसके अलावा किसी भी परिस्थिति में किसी भी नागरिक के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता। यानी आपने अखबारों में आजकल देखते होंगे, निर्भया जो कांड है उसके कुछ अपराधियों को बार बार फांसी की सजा सुनवाई हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने बचाव में कभी राष्ट्रपति के पास, कभी सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से पुनर्विचार याचिका लगाते हैं। तो जब तक उनकी पूरी सुनवाई, उनको अवसर के बाद ही उनकी इस अधिकार को छीना जाएगा। उसके बाद हमारा बनता है अनुच्छेद 22। इतना समझ में आया? 20, 21 और 22। और सबसे महत्वपूर्ण कौन सा रहा शुरुआत में? कितने दिए हैं उसके खिलाफ, कितने हैं उसके अंदर? 6। ये कहता है 22, मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ अधिकार। देखिए, कई बार आप देखते होंगे कि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए सीधा उसके मकान पे, उसके संस्थान पे, उसके ऑफिस में चली जाती है। उस समय भारतीय नागरिकों को क्या अधिकार हैं? क्या अधिकार है? कि उसके साथ बैठ जाए, आओ मैं चलता हूं। क्या कहेगा वो? सबसे पहले क्या कहना चाहिए उसको? क्या अधिकार है उसको? वो सबसे पहले ये कहेगा कि मुझे मेरा जुर्म बताया जाए। पहला कि आप मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है ये बताया जाए। यानी ये अनुच्छेद पुलिस की या सरकार के दबाव में की गई कार्रवाई, जो मनमानी गिरफ्तारी होती हैं, उसके खिलाफ है। ठीक है, पहले में हो गया, उसे कारण बताए जाएं। कारण बता दिया पुलिस ने कि आपने ये किया है, गाड़ी में बिठा के ले गए। उसके बाद दूसरा अधिकार शुरू हो जाता है। कौन सा? उस व्यक्ति को अपने वकील से बात करने की पूरी स्वतंत्रता है। वो पुलिस से कह सकता है कि मैं चलने के लिए तैयार हूं, मुझे मेरे वकील से बात करनी है, मुझे विधि विशेषज्ञ से बात कराइए मेरी। दूसरा अधिकार। और तीसरा, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटस्थ जो न्यायालय है उसमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। ये नहीं है कि पुलिस आज गिरफ्तार करके ले गई, 5 दिन पता नहीं कहां रखा उसको, नहीं। ये अनुच्छेद 22 के तहत आपको 3, पहला कारण बताओ, दूसरा वकील से बात करने की आजादी, और तीसरा 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश करना। फिर न्यायालय का काम होता है, वो देखता है कि क्या व्यक्ति को सही गिरफ्तार किया गया है या नहीं। यदि गलत किया गया है तो उसको न्यायालय छोड़ देता है। तो हमारे स्वतंत्रता का अधिकार कंप्लीट 19 से 22। अब हमारा आता है तीसरा मौलिक अधिकार। कौन सा है वो? शोषण के विरुद्ध अधिकार।
शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद कितने से कितना? 23 से 24। अब देखिए अनुच्छेद 23 क्या कहता है। पहले तो आप इसका मतलब समझिए। शोषण क्या होता है? शोषण किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के खिलाफ किसी कार्य को करने के लिए बाध्य करना। यदि आपके गांव में कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको कोई खेत में काम है तो उसको जबरदस्ती ले चलो भाई हमारे यहाँ खेत का काम कर और बदले में उसे कुछ ना देना, तो ये क्या हो गया? तो ये जो अधिकार है शोषण के विरुद्ध, ये नागरिकों को अनुच्छेद 23 के तहत क्या करता है? बलात् का मतलब बलपूर्वक या बेगार का मतलब समझते हैं आप? मजदूरी करवा करके उसे उसकी मजदूरी ना देना। बेगार वो होती है कि मजदूर से मजदूरी करवाने के पश्चात उसे उसका पारिश्रमिक नहीं देना, यानी कि बलपूर्वक कोई कार्य करवाना या बेगार नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 23 आपको ये प्रोटेक्शन देता है, पूरा का पूरा आपको पूरी ये मतलब एक तरह से आपका बचाव के अंदर है कि आप अपना बचाव कर सकते हैं। अनुच्छेद 24 ये बालकों के लिए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खानों में कार्य नहीं करवाया जा सकता, इसके अलावा वो कार्य भी नहीं करवाए जा सकते जो उसकी जान के लिए खतरा है। तो ये अनुच्छेद 24 हमें जो बच्चे हैं 14 वर्ष से कम आयु के उनके अधिकारों की भी रक्षा करता है। तो शोषण के विरुद्ध कितने अनुच्छेद हैं? 2। अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि किसी व्यक्ति से बेगार नहीं ली जा सकती, बलपूर्वक कोई कार्य नहीं करवाया जा सकता। और 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में जो खान होती हैं जिनमें बहुत ही एक तरह से नारकीय जीवन होता है, ऐसे कार्यों के लिए बच्चों का उपयोग उनकी सेवाएं नहीं ली जा सकती। कितने हो गए हमारे मौलिक अधिकार? 3। समानता, स्वतंत्रता और